अब हम लोग यूनिट 7 का जो फेस है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे आपको मालूम है हर यूनिट में शुरुआत में ही एक साइंटिस्ट या 2 साइंटिस्ट के जीवनी के बारे में बताया जाता है, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। तो इसी तरह से जो हम लोग जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 साइंटिस्ट को फेस बनाया गया है इस यूनिट का। और आप लोग उन साइंटिस्ट के बारे में पहले भी नाम सुने होंगे, उनका जानते होंगे, वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक जो है वो फेस ऑफ यूनिट 7 है। अब आइए वॉटसन एंड क्रिक के बारे में वो चीज़ जानते हैं जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। देखिए, जो वॉटसन एंड क्रिक के बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें इनके एजुकेशन के बारे में जानकारी दी गई है, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी दी गई है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, और फिर इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं उसकी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम वॉटसन की बात करते हैं। इनफैक्ट हम वॉटसन और क्रिक दोनों को कंपेयर करके भी बताएंगे आपको। तो जेम्स वॉटसन, जो वॉटसन है उनका पूरा नाम है जेम्स डेवी वॉटसन, तो DEWEY। तो आप ध्यान रखेंगे जेम्स डेवी वॉटसन, DEWEY। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं F क्रिक, लेकिन उनका जो पूरा नाम था वो था फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक। फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक। तो फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, जिनको कि हम शॉर्ट में क्रिक बोलते हैं, और जेम्स डेवी वॉटसन, इनको हम शॉर्ट में वॉटसन कहते हैं। यानी वॉटसन और क्रिक के नाम से ये मशहूर जोड़ी जेनेटिक्स की दुनिया में बहुत नाम कमाई है। ठीक है, अब जो जेम्स डेवी वॉटसन है ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, मतलब ये अमेरिकन थे, और जो क्रिक थे ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये लंदन के रहने वाले थे। तो ही बिलोंग टू इंग्लैंड एंड ही बिलोंग टू USA। और इनका जन्म जो है, जो जेम्स डेवी वॉटसन था, इनका जन्म शिकागो में हुआ था, और ये छोटे थे उम्र में क्रिक से। और आप कह सकते हैं कि ये 6 अप्रैल 1928 को इनका जन्म हुआ था शिकागो में। तो इनका जो बर्थ है उसको मेंशन किया एनसीईआरटी बुक में 6 अप्रैल 1928 एट शिकागो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो है शिकागो, 6 अप्रैल 1928। उसी तरह से जो फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक थे, इनका जो बर्थ प्लेस है वो इंग्लैंड में है, और इनका जन्म जो था वो 8 जून 1916 को हुआ था। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं कि जो फ्रांसिस हैरी थे, फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, इनका जो बर्थ था वो 8 जून को हुआ था, 8 जून 1916 को हुआ था। ठीक है, 1916 को। ठीक, और ये जो 8 जून 1916 को जो बर्थ हुआ था इनका, ये हुआ था नॉर्थहैम्पटन, इंग्लैंड में हुआ था। नॉर्थहैम्पटन एक जगह है, तो एट नॉर्थहैम्पटन, ठीक, इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और ये USA में पैदा हुए थे। ठीक, तो ये है, और आप देख रहे हैं ये पहले पैदा हुए थे और ये बाद में पैदा हुए थे। लगभग इनके उम्र में 12 साल का डिफरेंस था, लगभग 12 साल का डिफरेंस था। यानी एक तरह से कहा जाए तो 10-12 साल छोटे थे वॉटसन। ठीक, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वॉटसन थे ये बचपन से ही इनको बर्ड वॉचिंग का शौक था। पक्षियों में बड़ा इनको देखने में मजा आता था, पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करने में बहुत इनको अच्छा लगता था। तो वॉटसन के बारे में एक और चीज़ एनसीईआरटी लिखती है कि बर्ड वॉचिंग इनका एक तरह से कहा जाए तो शौक था। तो बर्ड वॉचिंग ये करते थे, ठीक है, तो बर्ड वॉचिंग इनका शौक था।
लेकिन बाद में इनका रुझान, इनका शौक जो है वो जेनेटिक्स की तरफ हो गया, लेटर ऑन जेनेटिक्स। तो बाद में इनका शौक जो हो गया वो जेनेटिक्स की तरफ आ गया, ठीक है। इनके जो शौक थे वो 2 शौक थे, शुरू में बर्ड वॉचिंग और बाद में फिर इनका रुझान जो है जब पढ़ाई लिखाई थोड़ी बढ़ी और उनको रुचि आने लगी तो फिर ये जेनेटिक्स की तरफ झुक गए, ठीक है। अच्छा, जेम्स वॉटसन ने जो है वो जो नेक्स्ट डेटा है जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, जूलॉजी से इन्होंने बीएससी किया था, जूलॉजी विषय लेकर के इन्होंने बीएससी किया था और 1947 में इन्होंने बीएससी किया था। तो जेम्स वॉटसन ने जो ग्रेजुएशन किया बीएससी इन जूलॉजी, ठीक है, और ये किस ईयर में 1947 में इन्होंने बीएससी किया। तो 1947 में जेम्स वॉटसन, जब भारत आज़ाद हुआ, एक तरह से समझिए अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ, तो उस समय जेम्स वॉटसन ने बीएससी कंप्लीट किया जूलॉजी से। और चूंकि ये बड़े थे, 10 साल इनसे बड़े थे, तो इनकी पढ़ाई इनसे पहले हुई होगी, तो इन्होंने बीएससी 10 साल पहले किया और इन्होंने जो बीएससी किया वो फिजिक्स में किया। तो ये फिजिसिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे, अगर पढ़ाई को ध्यान से देखा जाए। तो क्रिक ने जो ग्रेजुएशन किया था बीएससी इन फिजिक्स, तो इन्होंने फिजिक्स में बीएससी किया था और किया था 1937 में, ठीक है। तो 1937 में बीएससी किया था क्रिक ने और 1947 में बीएससी किया था वॉटसन ने। ये जूलॉजी से बीएससी किया था इन्होंने और इन्होंने फिजिक्स से बीएससी किया था। अब उसके बाद फिर पढ़ाई और आगे बढ़ी और दोनों ने ही फिर पीएचडी किया। देखिए ध्यान रखिए, बीएससी तो इन्होंने पहले किया था, इन्होंने बाद में किया था, लेकिन जब पीएचडी की बारी आई तो ये पहले इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया, ये बाद में पीएचडी कंप्लीट किए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दिए थे, कुछ और काम करने लगे थे, कुछ और वर्क करने लगे थे। तो इनकी पीएचडी बाद में इनको ऑनर हुई और इनकी पीएचडी इनको पहले ऑनर हो गई। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो वॉटसन को पीएचडी मिली है वो 1950 के आसपास मिली है, 1950 में इनफैक्ट मिली है, और जो क्रिक को पीएचडी मिली है वो 1954 में मिली है, ठीक है। तो पीएचडी जो अवार्ड हुई, जो पीएचडी अवार्ड हुई वो 1950 में अवार्ड हुई किसको, वॉटसन को, और क्रिक को जो पीएचडी अवार्ड हुई वो 1954 में पीएचडी अवार्ड हुई। अब आप सोचेंगे कि इन सब चीजों को क्यों बताया जा रहा है, ये सब आएगा, मुझे नहीं मालूम है कि ये थोड़ी ना पूछेगा कि वॉटसन को पीएचडी कब मिली, बट पढ़ाई का क्या मतलब होता है? पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आपको जो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो जितने पॉइंट्स दिए हैं वो हर चीज आपको आना चाहिए, ठीक है, हर चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद मत करिए, भूल जाइए, ऐसा तो नहीं कोई लाइन आप छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे सब, फिर आगे किसको इंपॉर्टेंस देकर के हमको लर्न करना है वो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है कि इनको पीएचडी पहले अवार्ड हुई, इनको पीएचडी बाद में अवार्ड हुई। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएचडी जब अवार्ड होती है तो आप जो वर्क किए रहते हैं उसको आपको कंपाइल करना पड़ता है थेसिस के फॉर्म में। आपको एक किताब लिखनी पड़ती है अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद, इसमें हवाला देना पड़ता है, अपने अनुभव का हवाला देना पड़ता है, प्लस आपने क्या रिसर्च किया है। एक्चुअली पीएचडी तभी मिलती है जब आप कोई चीज़ रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च आपका क्या है, किस फील्ड में है, उस पर थीसिस लिखनी पड़ती है और तभी आपको पीएचडी अवार्ड होती है। तो जेम्स डेवी वॉटसन ने जो पीएचडी की 1950 में, उसका टॉपिक क्या था, थीसिस का जो टॉपिक क्या था, जो उन्होंने थीसिस लिखी थी, यानी जिस चीज़ पर उन्होंने रिसर्च किया था और उस पर जो थीसिस लिखी थी वो था बैक्टीरियोफेज, जो वायरस होते हैं उनका जब मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर तो उसके ऊपर हार्ड एक्सरे का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। ये वॉटसन के थीसिस की टाइटल थी। तो द थीसिस वाज एंटाइटल्ड एज, तो वॉटसन का जो थीसिस था उसकी जो टाइटल थी वो क्या थी, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे। एक्सरे जो है वो आपको मालूम है ये लाइट का एक पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। एक्सरे सॉफ्ट भी होती है, एक्सरे हार्ड भी होती है। ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरे होगी तो हार्ड एक्सरे, कम इंटेंसिटी की एक्सरे होगी तो सॉफ्ट एक्सरे। तो इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये वॉटसन का जो पीएचडी था उसकी जो टाइटल थी वो ये थी।
अच्छा, उसके बाद जो क्रिक ने जो पीएचडी ली थी वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पर ली थी, यानी दोनों ने ही एक्सरे पर ही काम किया था। इन्होंने भी एक्सरे पर काम किया था, इन्होंने भी एक्सरे पर काम किया था। इन्होंने जो काम किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, इनका जो टॉपिक था, इन्होंने जो थीसिस लिखी थी वो उसकी हेडिंग जो थी वो ये थी। तो एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने जो थीसिस लिखी थी उसका जो विषय था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन था, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद है कि तो टॉपिक पहले लिख ले, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो आपने एक तरह से देखा जाए तो आप पूरा प्रॉपर कंपैरिजन कर रहे हैं, इनका बर्थ कब हुआ, इनका बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ, आपने दोनों का कंपैरिजन किया। बीएससी किस सब्जेक्ट से किया, किस ईयर में किया, ठीक, इसका कंपैरिजन हो गया। पीएचडी कब किया और थीसिस का क्या नाम था, पीएचडी कब किया और थीसिस का क्या नाम था, ठीक है। और उससे एक बात तो कॉमन हो गई कि दोनों का जो झुकाव था वो लगभग एक ही तरफ था, यानी दोनों ही एक्सरे पर काम कर रहे थे, ठीक है ना। और आगे चल करके फिर ये दोनों आपस में दोस्त भी बने अपने पढ़ाई के दौरान, और साथ में इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को भी एक तरह से सजेस्ट किया, प्रपोज किया मार्च 1953 में, और जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी साबित हुई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन थे उनको एफआरएस की जो है वो डिग्री भी दी गई थी 1959 में। तो एक एक्स्ट्रा इनके पास एक डिग्री आई एफआरएस, ही वाज गिवन द एफआरएस, ही वाज मेड द एफआरएस इन 1959। तो ये एक्स्ट्रा एक जो डिग्री दी गई वो क्रिक को दी गई, इनके अपने कंट्रीब्यूशन, अपने पढ़ाई के कारण, ठीक है। तो ये हो गया वॉटसन और क्रिक के जो पढ़ाई या डिग्रीज के बारे में। यहाँ एक चीज और जान लीजिएगा कि जो जेम्स डेवी वॉटसन थे, इनको फेलोशिप मिला था फॉर स्टडीज इन जूलॉजी फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमबर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ब्लूमबर्ग नहीं, ब्लूमिंगटन। तो he was given fellowship for study in zoology, ठीक है, from इंडियाना यूनिवर्सिटी, इंडिया नहीं है, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, ठीक। तो ये एक एक्स्ट्रा जानकारी याद रखिएगा जेम्स वॉटसन के बारे में। फिर ये तो आपको पहले बता चुके हैं कि ये दोनों मित्र बन गए, क्योंकि दोनों का जो इंटरेस्ट था कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को डिस्कवर करना। तो इसका भी इंटरेस्ट था इस पर और इनका भी इंटरेस्ट था इस पर, ठीक है। और इसी इंटरेस्ट के कारण, दोनों का सेम इंटरेस्ट के कारण, ये दोनों क्या हो गए, एक अच्छे दोस्त बन गए, क्लोज फ्रेंड बन गए। तो बोथ वेर क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक अच्छे मित्र बन गए, बहुत नजदीकी मित्र बन गए। तो जब दो साइंटिस्ट बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं तो एक दूसरे के कामों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और चीजें जल्दी खोजी जा सकती हैं, ठीक है। एक दूसरे के टांग खींचने के बजाय जब आप दोनों ही मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने की कोशिश की, और जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए जो पहला इनका जो प्रयास था, ठीक है, वो पहला प्रयास जो है वो असफल हो गया, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला। लेकिन जो दूसरा अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस दिए, ज़्यादा एनालिसिस की,
तो दूसरा प्रयास इनका सफल हो गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो इनका पहला अटेम्प्ट था, जो एफर्ट था, वो अनसेटिस्फैक्टरी था। तो फर्स्ट एफर्ट ऑफ डिस्कवरी वॉज अनसेटिस्फैक्टरी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड एफर्ट था, जो दूसरा प्रयास था, वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। और इस दूसरे प्रयास के बाद ही, इस सेकंड एफर्ट के बाद ही मार्च 1953 में, ठीक है, they proposed complementary double helical model for DNA structure, model of DNA structure, ठीक है। तो इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने 1953 मार्च में जाकर के डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। उसको एनसीईआरटी बुक ने कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। तो दोनों मिल करके डीएनए के स्ट्रक्चर को खोजा और इसमें उनकी दोस्ती भी बहुत सहायक सिद्ध हुई। और जिस समय आप सोच सकते हैं दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, 12 साल का अंतर था, और मतलब जब दोनों मिले तो उस समय ये जो जेम्स बेरी वाटसन थे वो 23 साल के थे, आप समझ सकते हैं। और बहुत यंग एज में इन दोनों ने डीएनए का स्ट्रक्चर खोज निकाला। खासकर ये तो बहुत यंग थे, ये 12 साल इनसे छोटे थे, ठीक। अब इन दोनों को मिलकर के कौन कौन से अवार्ड मिले? एक तो बहुत बड़ा अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला 1962 में, वो सबसे बाद में मिला। तो 4 अवार्ड्स दिए गए हैं इन दोनों को ज्वाइंटली, गिवन टू देम, ठीक है, ज्वाइंटली, साथ साथ। दोस्ती का नजारा देखिए, लेकिन ये दोस्ती कंस्ट्रक्टिव दोस्ती थी, डिस्ट्रक्टिव दोस्ती नहीं थी कि बैठ करके घूम के, मतलब दोस्त है तो सिनेमा देख रहे हैं या मार्केट में घूम रहे हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन जो करियर ओरिएंटेड दोस्ती थी जिससे कि इन दोनों ने बहुत नाम कमाया, मिल के नाम कमाया, आप देखिए उसका नजारा। तो 4 अवार्ड इन दोनों को ज्वाइंटली मिला, गिवन टू देम ज्वाइंटली। इसमें एक सबसे मशहूर अवार्ड जो मिला 1, 2, 3, 4, जो चौथा अवार्ड था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नोबेल प्राइज जो मिला 1962 में मिला, यही डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसकी डिस्कवरी के लिए, इसी चीज के लिए। तो ये जो चीज इन्होंने डिस्कवर की थी वो 1952-53 में की थी, मार्च में, और इसके लिए उनको लगभग 9 साल बाद नोबेल प्राइज मिला। ये ध्यान रखिएगा, दोनों को ज्वाइंटली। अच्छा, अब इसके बाद जो एक और अवार्ड मिला, जॉन कोलिंस वॉरेन प्राइज मिला, जॉन कोलिन वॉरेन प्राइज मिला, कोलिन COLLIN वॉरेन प्राइज मिला, ठीक है। ये एक मैसाचुसेट्स USA में एक जगह है, वहाँ जनरल हॉस्पिटल, वो ये प्राइज देता है, ठीक है ना। तो जॉन कोलिंस वॉरेन प्राइज ये मिला 1959 में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के द्वारा, 1959 में बाई मैसाचुसेट्स, ठीक है। तो बाई मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जनरल हॉस्पिटल। उसके बाद जो इनको दूसरा जो अवार्ड मिला वो 1960 में मिला, लास्कर अवार्ड मिला 1960 में, लास्कर अवार्ड, द लास्कर अवार्ड वो 1960 में मिला, लास्कर अवार्ड ज्वाइंटली इनको मिला था। और फिर जो तीसरा अवार्ड मिला वो था द रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज इन 1962, रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज, रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज ये 1962 में ये मिला, ठीक है।
तो आप देखेंगे कि इन दोनों को ज्वाइंटली 4 अवार्ड्स दिए गए। जॉन कोलिंस वॉरेन प्राइज 1959 में, जो कि मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया। उसके बाद लास्कर अवार्ड दिया गया 1960 में, फिर रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज दिया गया 1962 में, और नोबेल प्राइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल यही पूछेगा, इन सारे अवार्ड का तो नहीं पता। चौथा अवार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज। और पूछा गया है कि वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला। वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर खोजा वो किस ईयर में खोजा। तो आपको 1953 याद रखना जरूरी है और 1962 याद रखना जरूरी है। तो ये हमने आपको बता दिया फेस ऑफ यूनिट 7। हम लोग सबसे पहले यूनिट 7 का पहला चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसको स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले जिक्र है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को समझने से पहले कुछ क्वेश्चन ग्रेगर जॉन मेंडल पर भी आता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स की नींव मेंडल ने ही डाली थी। हालांकि जब तक मेंडल जीवित थे तब तक उनको उनके काम का रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। वो तो उनके मरने के काफ़ी समय बाद फिर से मेंडल के कामों को दुनिया में लोगों के बीच में पहुंचाया गया कुछ अलग साइंटिस्ट्स के द्वारा। तो मेंडल जब तक जीवित थे तब तक उनको उनके काम का रिकॉग्निशन नहीं मिला। ये बहुत ही क्लियर जान लीजिए। मेंडल के मरने के बहुत सालों बाद ही मेंडल को उनके काम का रिकॉग्निशन मिल पाया। उसके बाद लोग जान पाए कि एक्चुअल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो मेंडल है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंडल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी बुक ने मेंडल के बारे में डिटेल कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जो लोअर क्लासेस हैं, 9th की क्लास 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, कुछ लोग क्लास 8th में भी पढ़े होंगे आईसीएसई बोर्ड की किताबों में। वहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वही होता है जब आप छोटे क्लासेस में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में, और ऊपर के क्लासेस में आ जाते हैं, और टीचर आपको जब उन चीज़ों का डिस्कशन नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मानते हुए कि आप वो जानते हैं तभी आप यहाँ पर आए हैं। और एग्जाम में जब सवाल आता है तो आप छोड़ देते हैं और फिर बाद में ब्लेम लगता है कि टीचर ने ये बताया नहीं। तो जब एनसीईआरटी बुक ने मेंडल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो कायदे से टीचर को भी नहीं जिक्र करना चाहिए, ये मानते हुए कि आपको तो ABCD आती है। नहीं तो इस लेवल पर हम ABCD पढ़ाने लगेंगे तो फिर तो होगा कि फिर आप पहले क्या करके आए थे। ठीक है, बहरहाल हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। सवाल आप कैसे कर लें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसलिए हम लोग सबसे पहले मेंडल के बारे में कुछ पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। तो जो चैप्टर 5 शुरू हो रहा है, चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। और उसमें जो सबसे पहला चीज हम लोग को डिस्कस करना है वो है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहली चीज डिस्कस करनी है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये डिस्कशन करना है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग मेंडल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला तो यही ध्यान रखिए कि मेंडल का पूरा नाम क्या था। तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये ध्यान रखेंगे, मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, दूसरा जो चीज आपको जानना जरूरी है कि जो मेंडल की नेशनलिटी थी वो ऑस्ट्रियन थे, वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। उस समय जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था वहां के ये निवासी थे। तो मेंडल की जो नेशनलिटी थी, हालांकि इनका परिवार जर्मन बोलता था, मूल इनका कहीं जर्मनी में हो रहा होगा तभी इनका परिवार जर्मन बोलता था, लेकिन नेशनलिटी इनकी ऑस्ट्रियन नेशनलिटी थी, ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रियन थे। जैसे हम लोग इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश होता है, तो उसी तरह ये ऑस्ट्रियन थे। जो आज का ऑस्ट्रिया है कंट्री, वहां के नहीं थे ये, क्योंकि आपको मालूम है जब पहले आज से हजारों साल पहले जो भारत था, आज से हजारों साल पहले जो भारत था,
उसका जो सीमा था वो उसमें पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, ये आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन आज का जो भारत है उससे अफगानिस्तान बाहर निकल गया, पाकिस्तान बाहर निकल गया। तो अगर आज से 1000 साल पहले जो अपने आप को इंडियन कहता होगा वो पाकिस्तान में भी रहता होगा तो भी अपने आप को इंडियन कहता होगा, जो आज का पाकिस्तान है। तो आज के स्टेटस में जो अफगानिस्तान में रहता है अपने आप को इंडियन नहीं कह सकता, अपने आप को अफगानी कहेगा। लेकिन आज से 1000 साल पहले अगर पूछोगे तो अपने आप को इंडियन ही कहता, अगर ऐसा कुछ होता तो। उसी तरह से जो आज का ऑस्ट्रिया है वहां से मेंडल नहीं बिलोंग करते थे। यानी ऑस्ट्रिया जो आज का है, आज से बहुत समय पहले ऑस्ट्रिया का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। तो मेंडल उस समय के ऑस्ट्रियन एम्पायर के नेशनल थे, ठीक है। तो नेशनलिटी जो मेंडल की है वो ऑस्ट्रियन है। मेंडल का जो जन्म हुआ था, जो बर्थ इनका था, बर्थ प्लेस की अगर हम बात करें तो जो मेंडल का जो बर्थ प्लेस था वो एक गांव में, हाइजेनडॉर्फ नाम का एक गांव था, उसमें वो पैदा हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाइजेनडॉर्फ, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। हाइजेनडॉर्फ, HEINZENDORF। तो हाइजेनडॉर्फ क्या है? विलेज। तो हाइजेनडॉर्फ विलेज में ये पैदा हुए थे। और ये विलेज कहां पड़ता था? ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑस्ट्रियन एम्पायर जो ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था उस समय जब मेंडल पैदा हुए, उसमें एक क्षेत्र था सिलीसियन रीजन में एक विलेज था, वहां मेंडल पैदा हुए थे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिलीसियन रीजन, विलेज ऑफ सिलीसियन रीजन ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑस्ट्रियन एम्पायर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इनके बर्थ प्लेस को लेके, कि इनका बर्थ प्लेस ऑस्ट्रिया है आज का, कि जर्मनी है, कि चेक रिपब्लिक है, क्या है, तो सवाल आ सकता है। तो ध्यान से समझिए, बर्थ प्लेस जो मेंडल का था वो उस गांव का नाम था हाइजेनडॉर्फ। ये जेड है बेटा, ध्यान रखिएगा, हाइजेनडॉर्फ विलेज का नाम है। और ये विलेज किस इलाके में पड़ता था? उस इलाके का नाम है सिलीसियन। अब जैसे आज हम लोग कहते हैं कि हम इस मोहल्ले में पैदा हुए या एक पर्टिकुलर गांव में पैदा हो गया, वो गांव किसी तहसील में पड़ता होगा, तहसील किसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता होगा, वो डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में पड़ता होगा, और स्टेट किसी कंट्री में पड़ता होगा। तो उसी तरह ऑस्ट्रियन एम्पायर में भी बहुत सारे रीजन्स रहे होंगे, और उसी में से एक रीजन था सिलीसियन रीजन, और उस रीजन में बहुत सारे गांव थे, उसमें एक गांव था हाइजेनडॉर्फ। तो हाइजेनडॉर्फ विलेज ऑफ सिलीसियन रीजन ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर, वहां पर ये मेंडल का बर्थ प्लेस है, ठीक है। अच्छा, एट प्रेजेंट ये जो विलेज है या जहां मेंडल जहां पैदा हुए, या जो सिलीसियन क्षेत्र है, ये अब चेक रिपब्लिक नाम के देश में आ गया है। तो करंट जो पोजीशन, अगर आपको आज मेंडल का जन्म स्थान देखना है तो आपको आज का ऑस्ट्रिया में नहीं जाना होगा। आज जो ऑस्ट्रिया है वहां पर मेंडल नहीं कहीं मिलेंगे। कहने के लिए इंडियन ऑस्ट्रियन तो आप लोग घुस जाएंगे, हमको ऑस्ट्रिया जाएंगे, वहां मेंडल का जन्मभूमि देखेंगे, नहीं, आपको चेक रिपब्लिक जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक कोई ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ऐसे समझिए, ऑस्ट्रियन एम्पायर था जब मेंडल पैदा हुए, और उसमें मान लीजिए ये एक छोटा सा ये एक रीजन था, और इस रीजन को बोल दिया गया सिलीसियन रीजन। सिलीसियन रीजन हो गया, क्षेत्र हो गया इस एम्पायर का, और इसी में बहुत सारे विलेज रहे होंगे, ठीक। तो मान लीजिए ये एक विलेज जो था यही हाइजेनडॉर्फ था, ठीक है। तो हाइजेनडॉर्फ, अब इससे कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता आपको समझाने का। तो मान लीजिए मेंडल जो थे वो इसी विलेज में पैदा हुए थे। तो जब मेंडल पैदा हुए थे उस समय एम्पायर का नाम क्या था? ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो इसलिए चूंकि ऑस्ट्रियन एम्पायर में पैदा हुए थे तो नेशनलिटी उनकी क्या होगी? ऑस्ट्रिया की होगी, ठीक। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रिया कंट्री है वो ये है, कुछ आज का जो ऑस्ट्रिया है वो ये है, रेड लाइन से लोगों ने जोड़ दिया, टुडेज ऑस्ट्रिया। तो आज जो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला, ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिया। तो आज का जो ऑस्ट्रिया कंट्री है उसका सीमा ये है, और मेंडल तो उसकी सीमा से बाहर है। तो मेंडल जिस सीमा में है वो आज के समय में चेक रिपब्लिक का पार्ट है। यानी ये हिस्सा आप समझ सकते हैं
ये चेक रिपब्लिक का हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, चेक रिपब्लिक CZECH। तो चेक का जो स्पेलिंग है वो ध्यान रखिएगा, CZECH। रिपब्लिक लिख लीजिएगा, तो चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। तो आज अगर आपको मेंडल का जन्मभूमि देखने जाना पड़ेगा तो आज आपको ऑस्ट्रिया में नहीं जाना होगा, आज आपको कहां, किस कंट्री में जाना होगा, चेक रिपब्लिक कंट्री में जाना होगा। तो आप समझ में आ गया कि मेंडल का बर्थ प्लेस इस समय किस कंट्री में मौजूद है, इस समय चेक रिपब्लिक में मौजूद है। तो हाइजेनडार्फ विलेज ऑफ सिलिसियन रीजन ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर एट प्रेजेंट इन चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, जो आज से पहले आप नहीं समझोगे, पढ़े जरूर होंगे। तो ये क्लियर हमने कर दिया कि मेंडल का बर्थ प्लेस अगर कंट्री पूछ दे तो वो कंट्री है चेक रिपब्लिक। यानी आज अगर आपसे पूछ दे कि मेंडल का बर्थ प्लेस किस कंट्री में है, लोकेटेड है, तो चेक रिपब्लिक में है। और जब मेंडल पैदा हुए तो उसमें चेक रिपब्लिक का नामो निशान नहीं था, वो कंट्री ही नहीं बना था। ठीक, तो जैसे अकबर के समय जो लोग पैदा हुए होंगे तो पाकिस्तान के बारे में जानते ही नहीं होंगे ना, पाकिस्तान तो बाद में बना ना। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ सिचुएशन था। अब देखो ये मेंडल पैदा कब हुए थे और उनकी डेथ कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल का जो बर्थ हुआ था, मेंडल वॉज बॉर्न इन, तो मेंडल जो पैदा हुए थे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा 20 जुलाई 1822, 20 जुलाई को पैदा हुए थे 1822 में। ठीक है, ये पैदा हुए थे। और जो मेंडल मरे थे, अच्छा पैदा हुए थे तो 1822 में पैदा हुए थे। 1822 कौन सी शताब्दी मानी जाएगी, कौन सी सेंचुरी मानी जाएगी, 19th सेंचुरी मानी जाएगी। कौन सी सेंचुरी मानेंगे उसको, 19th सेंचुरी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तो 20 जुलाई 1822 में पैदा हुए थे। 1800 से 1900 ये 19th सेंचुरी हो गई, 1900 से 2000 20th सेंचुरी हो गई, और 2000 के आगे चल रहे थे 21st सेंचुरी। तो हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 20 जुलाई 1822। और ये मरे कब थे, तो याद रखेंगे, तो मेंडल की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, तो जनवरी में डेथ हुई थी, और 1884 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 6 जनवरी 1884। तो 6 जनवरी 1884 में इनकी डेथ हुई थी, और आई फील कि ये लगभग 61 ईयर के एज में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, एट द एज ऑफ 61। तो कितने साल जीवित रहे, ये 61 ईयर्स तक जीवित रहे, यानी ये 61 साल तक जीवित रहे। ये कब पैदा हुए थे, 20 जुलाई 1822, और कब मरे थे, 6 जनवरी 1884। अब हम ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रोफेशन की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल को मॉन्क बनाया गया, एक प्रीस्ट बनाया गया। उस समय का जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था उसमें एक शहर था ब्रून शहर, और उस ब्रून शहर में एक जगह था सेंट थॉमस, वहाँ एक चर्च था या मॉनेस्ट्री थी, सेंट थॉमस चर्च या सेंट थॉमस ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री उसका नाम था। उसमें मेंडल को 1843 में सबसे पहले प्रीस्ट या मॉन्क बनाया गया था, और बाद में फिर उनको उस मॉनेस्ट्री का एबट बना दिया गया। एबट मतलब प्रीस्ट में जो ऊपर के लोग होते हैं उनको एबट कहते हैं। चीफ प्रीस्ट या मुख्य जो प्रीस्ट होते हैं, मेन जो पादरी होते हैं चर्च के, वो बना दिया गया था, उनको एबट कहा जाता है। तो अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1843 में, इन 1843 मेंडल को was appointed as priest या monk जो कहिए ऑफ मॉन्क या इन, क्योंकि एक चर्च में बहुत सारे पादरी होते हैं। ठीक है, तो प्रीस्ट और मॉन्क इन
ऑगस्टीनियन monastery at St. Thomas in Brunn, ठीक है, BRUNN, ये भी स्पेलिंग है ब्रून शहर का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और या उसको BRNO भी लिखते हैं, ब्रून, ऑस्ट्रिया, उस समय ऑस्ट्रिया में। और नाउ इन चेक रिपब्लिक, तो चेक रिपब्लिक, ठीक है, तो उस समय ऑस्ट्रिया था और अब क्या है, वो चेक रिपब्लिक में। और उस समय उसको ब्रून लिखते थे और BRNO, आज की डेट में ब्रुनो पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउ ब्रुनो इन चेक रिपब्लिक, ठीक। तो ये मेंडल का एक तरह से कहा जाए तो पहला प्रोफेशन था, उनका काम पादरी का था, प्रीस्ट का था। और वो एज अ प्रीस्ट और मॉन्क अपॉइंट हुए थे 1943 में ऑगस्टीनियन मॉन्स्ट्री में, जो कि सेंट थॉमस नाम के जगह पर सिचुएटेड था, जो कि ब्रून शहर में ये जगह थी। और ये ब्रून शहर उस समय किस एम्पायर में था, ऑस्ट्रियन एम्पायर में था, जो आज के समय में इस मॉन्स्ट्री को हम ढूंढने जाएंगे तो चेक रिपब्लिक में पाएंगे। और चेक रिपब्लिक में जो शहर का नाम है वो ब्रुनो है, ठीक है, जिसको हम ब्रून शहर पहले कहते थे। तो ये था। और बाद में लेटर ऑन ही वॉज मेड एबट ऑफ दैट मॉनेस्ट्री, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो वहां पर एबट बना दिए थे। लेटर ऑन ही वॉज मेड एबट, लेटर ऑन ही वॉज मेड एबट, मुख्य पादरी या चीफ प्रीस्ट बना दिए, ऐसे समझ लो। उसमें भी कई पायदान होते हैं, पुजारियों में भी, हर धर्म के पुजारियों में अलग अलग पोस्ट होती है। तो ऐसे समझ लो कि उसमें चर्च में जो हाईएस्ट रैंक होती है, ऊंचे रैंक में से ये एबट भी होता है, ठीक है, उसमें फिर चीफ एबट भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल का जो सबसे पहला प्रोफेशन था। अब इसके बाद जो मेंडल का जो प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो मेंडल जो थे वो प्लांट ब्रीडर थे, मतलब वहाँ पादरी प्रीस्ट होने के साथ साथ वो बच्चों को पढ़ाते भी थे। आज बहुत सारे चर्च होते हैं जो स्कूल भी चलाते हैं, तो चर्च में तो प्रेयर होती है, तो प्रेयर तो 24 घंटे होगी नहीं, तो बाकी समय प्रीस्ट क्या करेगा, उसको जो शौक है, उसका जो अपना स्किल है वो परफॉर्म करेगा, ठीक। पूजा करना अलग चीज होती है, अपना स्किल परफॉर्म करना अलग चीज होती है। तो वो तो स्कूल चलाता था वो चर्च, तो वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, तो मेंडल वहाँ पढ़ाते थे और साथ साथ में प्लांट ब्रीडिंग पर भी काम करते थे। वो प्लांट ब्रीडर थे, वो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करा करके नई नई प्रोजीनी बनाते थे। तो बाय प्रोफेशन मेंडल वाज अ प्लांट ब्रीडर, ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो टीचर भी थे, प्लांट ब्रीडर भी थे, ही वाज फर्स्ट ग्रेट जेनेटिसिस्ट थे, वो जेनेटिक्स की नींव रखी थी उन्होंने। हालांकि हम पहले ही बता चुके हैं, उनके जीते जी उनको ये उपाधि नहीं मिली, उनके मरने के बहुत साल बाद लोग उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलना शुरू किए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ही वाज अ प्लांट ब्रीडर एंड परफॉर्म ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ही वाज अ प्लांट ब्रीडर, ठीक है, एंड परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग वैरायटी के बीच में या दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस करा करके नई नई प्रजातियां विकसित करना, इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो ही वॉज अ प्लांट ब्रीडर एंड परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ब्रीडिंग experiments, breeding experiments on garden pea, ठीक। तो गार्डन पी मतलब पाइजम सटाइवम। और भी प्लांट्स पर उन्होंने और एनिमल्स पर उन्होंने काम किया, उन्होंने हनी बी पर काम किया, उन्होंने हिरेशियम नाम के प्लांट पर भी काम किया, बट हमें जिससे मतलब है वो है गार्डन पी से मतलब है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गार्डन पी पर काम किया और अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गार्डन पी के कितने कैरेक्टर्स को यूज किया, 7 कैरेक्टर्स को यूज किया। तो ये भी आप मेंशन कर लेंगे। फॉर 7 years
जो आगे बताइए। तो फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया, फॉर 7 ईयर्स। और ये जो 7 साल थे 1859 से लेकर के 1866, 1859 टू 1866। तो मेंडल ने जो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, वो गार्डन पी पर किए। गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम होता है पाइजन सटाइवम, बॉटनिकल नेम, 7 साल तक किए। और 1859 से 1866 तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। और ये भी बताया कि तो प्लांट ब्रीडर थे ही, वो प्रीस्ट भी थे, फिर वो टीचर भी थे फिजिक्स के और नेचुरल साइंस के, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ फिजिक्स टीचर, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे, फिजिक्स भी पढ़ाते थे और नेचुरल साइंस के भी टीचर थे। तो बाय प्रोफेशन ही वॉज अ टीचर, वो टीचर भी थे, बच्चों को पढ़ाते थे और वो बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाते थे, सोचो जेनेटिक्स पर भी काम कर रहे थे, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे। आज के डेट में तो 4 सब्जेक्ट पढ़ना बहुत भारी पड़ जाता है, क्लास 12 की किताब पढ़नी भारी पड़ जाती है। उस समय के सोचो लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ हद तक मैं ये काम आज की डेट में करता हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जूलॉजी भी पढ़ा रहा, बॉटनी भी पढ़ा, लेकिन है तो एक ही चीज़ ना। अगर समझो तो उसके लिए 2 अलग टीचर की क्या जरूरत है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, मिलती हैं। लेकिन मुझसे तो मैं फिजिक्स पढ़ा दूँ ना, मुझसे नहीं होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा दूँ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब पढ़े तब पढ़े, अभी तो भूल गया सब, और पढ़ाना भी आसान नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ही वॉज अ टीचर, फिजिक्स पढ़ाते थे, नेचुरल साइंस पढ़ाते थे, ठीक है, मैथ्स भी पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स के भी टीचर थे। तो ये ध्यान रखना है। तो इनके प्रोफेशन की अगर बात करेंगे तो इनके बहुत सारे प्रोफेशन आपको दिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मेंडल का जो वर्क है वो क्या था, मेंडल ने क्या प्रेजेंट किया, क्या पब्लिश किया, अब हम इसकी बात करेंगे। तो हम जैसा कि आपसे डिस्कस किए कि मेंडल का जो वर्क था वो उसका प्रेजेंटेशन कब हुआ और उसका पब्लिकेशन कब हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेंडल ने जो अपना वर्क था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर और या प्लांट ब्रीडिंग पर, उसको प्रेजेंट किया 1865 में ब्रूनो शहर में, जो आज का चेक रिपब्लिक है उसमें एक शहर है ब्रूनो शहर, वहाँ पर पब्लिश किया। और उस समय का ऑस्ट्रियन जो एम्पायर था उसमें ब्रून शहर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक सोसाइटी थी जहाँ पर कुछ इमिनेंट लोग जुट करके अपने अपने कामों के बारे में बताते थे, ठीक है, वहाँ अपना पेपर पब्लिश करते थे। और वो जो सोसाइटी थी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो ब्रून शहर की थी, वहाँ पर मेंडल ने अपना पेपर पब्लिश किया 1865 में। और ये पेपर एक ही बार में पब्लिश नहीं हुआ, 1 महीने के अंतराल पर, यानी 2 मीटिंग्स में ये पेपर उन्होंने पब्लिश किया था। और ये 8 एक तरह से कहा जाए तो फरवरी में एक पहला पेपर पब्लिश किया था, और दूसरा पेपर जो है वो उसी टाइटल का दूसरा जो पार्ट था वो पब्लिश किया 8 मार्च को। तो 8 फरवरी और 8 मार्च को 2 मीटिंग्स में मेंडल ने अपना पेपर प्रेजेंट किया। सॉरी, बार बार जो पब्लिश मैं कह दे रहा हूँ, पब्लिश जो होता है वो किसी किताब में होता है, किसी न्यूज़पेपर में होता है, अभी तो प्रेजेंटेशन हो रहा था। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इनके बारे में कहा जा रहा है, ही प्रेजेंटेड his paper based on his experiment, hybridization experiments, based on his experiments in 2 meetings। 2 मीटिंग्स में उन्होंने अपने पेपर को प्रेजेंट किया, ठीक है, इन 1865। कहां पर? इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रेजेंट किया। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक संस्था होती है, ब्रून ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, उस समय का जो ऑस्ट्रिया है, आज का क्या है वो चेक रिपब्लिक। तो मेंडल ने अपना जो पेपर था वो प्रेजेंट किया 1865 में 2 मीटिंग्स में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम के संस्था में
जो कि ब्रून में था, ऑस्ट्रिया, उस समय तत्कालीन जो ऑस्ट्रिया था वहां पर। और ये जो 2 मीटिंग थी उसमें एक तारीख थी 8 फरवरी और दूसरी तारीख थी 8 मार्च, यानी 2 मीटिंग्स में ये पेपर पब्लिश हुआ। और उस पेपर का जो टाइटल था, पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो पेपर का जो टाइटल था, टाइटल वाज एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ये उस पेपर का नाम था जिसको प्रेजेंट किया था मेंडल ने कुछ इमिनेंट लोगों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने, जो कि उस नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मेंबर थे। ठीक, और ये 2 फेज में इसको सबमिट किया गया, इसको प्रेजेंट किया गया, यानी सबमिट किया गया 8 फरवरी को पहली बार और 8 मार्च को दूसरी बार इन ईयर 1865। ठीक है, और जब ये पेपर प्रेजेंट किया गया तो केवल कुछ लोगों ने ही इस पेपर को रिकॉग्नाइज किया और जो साइंटिस्ट्स की कम्युनिटी थी उसने इसको इग्नोर कर दिया। और इट वाज पब्लिश, प्रेजेंटेशन के लगभग 8 महीने 9 महीने बाद ही पब्लिकेशन होता है, पब्लिश होता है, क्योंकि प्रेजेंट होने के बाद भी उसमें बहुत सारे सुधार होते हैं, उसमें कई लोग ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, फिर उसको आपको एविडेंस से काटना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशन में लगभग साल भर का टाइम लगता है। तो हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन, हिज वर्क was published, अगर पूछ देगा ध्यान रखिएगा, presented और published, तो published in 1866। तो published कब हुआ था, उनका जो वर्क है वही एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टाइटल वाला, वो 1866 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो रिपोर्टिंग हुई थी इनके पेपर का, जो प्रेजेंटेशन, इसकी जो रिपोर्टिंग हुई थी, दिस वॉज रिपोर्टेड, इंटरनेशनल जर्नल या कोई दुनिया भर में एक मशहूर अखबार हो उसमें नहीं ये पेपर इनका प्रेजेंट हुआ था, उसके बारे में नहीं खबर छपा था। इनमें फेमस अखबारों में, लोकल न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी, तो इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट को पता ही नहीं चल पाया कि ऐसा भी कोई खोज या ऐसा भी कोई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किसी इंसान ने अभी किया हुआ है। तो साइंटिस्ट का नजर ही नहीं पड़ पाया उनके काम पर, इसलिए लोग उस पर वर्क भी नहीं कर पाए और इसलिए उनको अपने काम का रिकॉग्निशन भी नहीं मिल पाया। तो क्योंकि बहुत ही छोटे से कस्बे से बिलोंग करते थे और उसी छोटे लेवल पर ही उनका काम जो है दब के रह गया। तो दिस वाज रिपोर्टेड, इसकी जो रिपोर्टिंग हुई थी कि एक मेंडल है और उन्होंने ये पेपर प्रेजेंट किया है इन लोकल न्यूज़पेपर। तो जब लोकल न्यूज़पेपर आप देखेंगे तो वो कहाँ तक जाता है, उस पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित है। तो वहां 2-4-10 लोग बुद्धिजीवी देख लिए, कुछ उनको अपलॉड भी किए, कुछ उनको रिकॉग्नाइज भी किए, लेकिन ज्यादातर जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी वो इग्नोर कर दिया। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ऑफ दैट टाइम, उसकी चाहे जो भी वजह हो, दैट टाइम इग्नोर्ड हिज वर्क। तो उनके वर्क को साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है वो इग्नोर कर दी। उस समय की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी, कुछ तो इस वजह से इग्नोर कर दिए जानबूझ करके, बेकार है ये, तो शायद अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एक उनको ब्रीडिंग, एक ब्रीडर समझ रहे थे। उसके पीछे जो लॉजिक छिपा था कि जीन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और कैरेक्टर बदल जाता है, ये इस पर नहीं ध्यान दिए। हाँ, ये 2 कैरेक्टर मिला और ये बन गया बस। तो एक प्लांट ब्रीडर, एक मेयर उनको मानते हुए लोग सोच रहे थे, बट उसके पीछे जो उनका कंसेप्ट था उसको कोई समझने की कोशिश नहीं किया, इसलिए उनके वर्क को लोग इग्नोर कर दिए। कौन से लोग इग्नोर कर दिए? जो अनपढ़ है वो इग्नोर करे तो समझ में आता है, जो साइंटिस्ट है वो इग्नोर कर दिया उनके कामों को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल में ये इनके पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन पर सवाल आ सकता है, उनका वर्क कब प्रेजेंट किया गया, उनका वर्क कब पब्लिश किया गया। ठीक है, एक चीज जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि मेंडल गेव 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, या एनसीईआरटी बुक ने ही लिखा है कि अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनफैक्ट मेंडल ने खुद कोई लॉ दिया ही नहीं था। उन्होंने जो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो रिजल्ट आया उसको एक
रूप में प्रेजेंट बस कर दिया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 जैसा कि हम लोग आज समझते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, मेंडल को जीते जी उनके वर्क का रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो सबसे पहली बार रिकॉग्निशन जो मिला वो 3 साइंटिस्ट के प्रयास से मिला, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिच वॉन शेरमार्क। इनका जिक्र हम आगे भी करेंगे। अभी सिर्फ इसमें 2 साइंटिस्ट का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने मेंडेलियन वर्क की रीडिस्कवरी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो मेंडेलियन वर्क की रीडिस्कवरी हुई वो 1901 में हुई, मतलब 1900 से 1901 के बीच में, उसको हम 1901 कहेंगे। तो 1901 में मेंडेलियन वर्क की रीडिस्कवरी हुई और इसमें जो ह्यूगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट थे, हॉलैंड के थे, डच साइंटिस्ट थे। आज का जो मतलब पहले उसको नीदरलैंड कहा जाता था। तो ह्यूगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट को मेंडल का पेपर कहीं से मिला और उसको खोजा होगा उन्होंने, और उनके वर्क को उन्होंने अच्छे से पढ़ा, समझा और फिर उसको फ्लोरा नाम से पब्लिश किया 1901 में। तो ये एक, और तब दुनिया के सामने मेंडल का वर्क फिर से सामने आ गया कि ये जो फ्लोरा नाम का जो किताब छापा ह्यूगो डी व्रीज ने, उसमें उन्होंने मेंडल के क्रियाकलापों का जिक्र किया। तब जाकर के दुनिया को पता चला, अरे ये भी कोई काम हुआ था क्या आज से 50-40 साल पहले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है काम किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। तो आप इस पॉइंट को मेंशन कर लेंगे, ह्यूगो डी व्रीज वन ऑफ द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल तो गुम हो गए थे, उनके मरने के साथ उनके साथ ही चीजें चली गई थी, दफन हो गई थी। लेकिन ह्यूगो डी व्रीज वो पहला शख्स था जिसने दुनिया के सामने मेंडल के पेपर को फ्लोरा नाम से पब्लिश किया। तो ह्यूगो डी व्रीज, वन ऑफ द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स वर्क, फाउंड द पेपर ऑफ मेंडल, एंड उसको कंपाइल किया, कुछ अपना शब्द भी उसमें डाला और फ्लोरा नाम से पब्लिश किया। ठीक है, एंड गॉट इट रीप्रिंटेड इन फ्लोरा, उसको रीप्रिंट एक तरह से किया, रीप्रिंटेड इन फ्लोरा ये किताब थी, उसमें मेंडल के वर्क को रिप्रिंट किया गया इन 1901। ये ईयर, इस सारे इंफॉर्मेशन जो मेंडल से रिलेटेड है वो आएंगे एग्जाम में, कोई भी आ सकता है। तो इसमें से एक भी पॉइंट, वाटसन एंड क्रिक का भले छोड़ दीजिए, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल वाला पार्ट याद रखिएगा, नोबेल प्राइज याद रखिएगा, डिस्कवरी याद रखिएगा, बाकी बीएससी कब किए, पीएचडी कब किए, एफआरएस किसको मिला नहीं मिला, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसका मेंडल का एक एक पॉइंट, कब खांसे कब छींके, सब इंपॉर्टेंट है, कब कोई सवाल बन सकता है। एक चीज तो मेरे दिमाग से उतर ही गया बताना, मेंडल की जो डेथ हुई थी वो किडनी डिसऑर्डर की वजह से हुई थी। ठीक है ना, तो पूछ सकता है कि मेंडल की जो डेथ हुई वो किडनी डिसऑर्डर की वजह से हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा है। तो ह्यूगो डी व्रीज, one of the rediscoverer of Mendel's work, found the paper of Mendel and got it reprinted in Flora in 1901. ठीक। और दूसरी चीज कि इनफैक्ट मेंडल ने खुद कोई लॉ नहीं दिया था, इनफैक्ट मेंडल डिडंट गिव एनी लॉ, और उनके वर्क को लॉज के रूप में दुनिया के सामने लाया था कार्ल कोरेंस ने। ये भी एक और रीडिस्कवरर थे, यानी मेंडल के कामों की रीडिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने की, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिच वॉन शेरमार्क। तीनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे, एरिच वॉन शेरमार्क जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे जहाँ के मेंडल थे। ठीक, और ये ह्यूगो डी व्रीज जो थे ये हॉलैंड के थे, जिसको पहले हम नीदरलैंड कहते थे, डच पीपुल कहा जाता है हॉलैंड के लोगों को। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर लीजिए कि इनफैक्ट मेंडल डिडंट गिव एनी लॉ बाय सेल्फ। तो इनफैक्ट मेंडल didn't give any law by self, any law by self. It was Karl Korenz. ठीक है ना,
जर्मन, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मनी, ठीक है। और यूकोडिब्रिस कहाँ से थे? हॉलैंड से थे, ये हॉलैंड से थे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये मैं इधर लिखता हूँ, ये हॉलैंड से बिलोंग करते थे और ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। इट वॉज कार्ल कोरेंस, वन ऑफ द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स वर्क, one of the rediscoverer of Mendel's work, formulated Mendel's work into laws, formulated Mendel's generalization into two laws, formulated, Mendel ने एक्चुअली जनरलाइजेशन दिया था, formulated Mendel's जनरलाइजेशन, वो एक जनरलाइजेशन था कि हमने ऐसा देखा, जनरली ऐसा पाया, जनरली ऐसा होता है, तो उसको जनरलाइजेशन बोला जाता है। क्योंकि खुद भी वो तो श्योर नहीं थे ना कि ऐसा हमेशा होता है कि नहीं होता है, मटर के पौधे में तो होता है, बाकी का पता नहीं, तो उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। तो मेंडल ने खुद जो किया था वो जनरलाइजेशन था, जिसको कार्ल कोरेंस ने इनटू टू लॉज के रूप में लिया। तो वास्तव में मेंडल के कितने लॉ है इस पर भी विवाद होता है। मेंडल ने तो खुद कोई लॉ ही नहीं दिया, तो हाउ मेनी लॉज गिवन बाय मेंडल? नन, जीरो, मेंडल तो कोई लॉ ही नहीं दिया। हाँ, मेंडल के वर्क को हम दो लॉज के रूप में बांधते हैं, हम नहीं, कार्ल कोरेंस ने दो लॉ के रूप में बांधा, ठीक। टू लॉज, ये ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब किसी जगह पर दो लॉ लिखा था मेंडल ने, दो लॉ दिया, किसी जगह लिखा था मेंडल ने तीन लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी उसमें ऐड हो जाता है। तो ये विवाद का विषय है कि हम कब बोलेंगे मेंडल ने तीन लॉ दिया, मेंडल ने दो लॉ दिया, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल कार्ल कोरेंस ने क्या किया वो बस मैं बता रहा हूं। यहाँ ये चर्चा ही नहीं हो रही कि मेंडल ने कितने लॉ दिया, इनफैक्ट मेंडल ने तो कोई लॉ नहीं दिया था खुद, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कार्ल कोरेंस, वन ऑफ द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स वर्क, फॉर्मुलेटेड मेंडल्स जनरलाइजेशन इनटू टू लॉज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये हो गया। और ये सब कुछ हो पाया, ये मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी जो भी हो रही है, मेंडल का पेपर फिर से रीप्रिंट हुआ, फ्लोरा में पब्लिश हुआ, मेंडल के जनरलाइजेशन को लॉ का रूप दिया गया उनके मरने के 16 साल बाद। 1884 में मरे थे और 1900 में सारा कुछ हो रहा है। तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क जो है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क 1900 मानिए ज्यादा सही है। तो मेंडेलियन वर्क वो 1900 में हुआ, ठीक है। तो मेंडल ने जो काम किया उसकी पुनः खोज हुई इन तीन साइंटिस्ट के द्वारा, यूकोडिब्रिस, कार्ल कोरेंस और एक इरिच वॉन शेरमार्क, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। वो हॉलैंड के, वो वही ऑस्ट्रिया के थे, इरिच वॉन शेरमार्क, ठीक है। उनका जिक्र यहाँ फिलहाल नहीं है। तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क वाज डन इन ईयर 1900, ठीक है, about 16 years after death of Mendel, about 16 years after death of Mendel, यानी मेंडल के मरने के कई वर्षों बाद, यानी 16 साल बाद मेंडल के कामों को दुनिया ने अच्छे तरीके से जाना, ठीक है। तो मेंडल के बारे में अब एक मैं समराइज कर देता हूं कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है, मान लेते हैं उनको, उनके ऑनर में मान लेते हैं। इन्होंने खुद नहीं कहा कि हमने दिया, इन्होंने कहा मेंडल का लॉ मानिए इसको। तो इसलिए कोरेंस ने जो कहा वो हम भी कह रहे हैं, बस अंतर ये कि कोरेंस 2 लॉ बताते हैं, कुछ जगह 3 लॉ लिखा जाता है। बहरहाल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, अगर जनरल पूछेगा तो बोल देंगे मेंडल ने दिया, रियलिटी क्या है बता दिए। तो ठीक है, मेंडल के वर्क से ही तो लॉ बना, तो मेंडल को बाय ऑनर हम कह सकते हैं कि मेंडल गेव लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी सही है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर किया जाता है। मेंडल वॉज प्लांट ब्रीडर, उन्होंने मटर पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया।
अब मैटर पर जो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया उसमें कितने कैरेक्टर्स को मेंडल ने कंसीडर किया और हर कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब हम उनका जिक्र करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे में, गार्डन पी प्लांट में, पाइजम सटाइवम में कौन कौन से कैरेक्टर्स की स्टडी की थी या कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की स्टडी की थी। हर कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं पी प्लांट में। तो कौन कौन से कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया था और उनके कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में बताया था। तो इन गार्डन पी पाइजम सटाइवम Mendel studied 7 characters, with each character having two contrasting traits. जैसे मान लीजिए मटर में के पौधे की लंबाई एक कैरेक्टर है, तो उसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होंगे। मतलब मटर के पौधे में हाइट एक कैरेक्टर है और उसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होंगे, टॉल एंड ड्वार्फ या टॉल एंड शॉर्ट। तो कुछ मटर के पौधे लंबे होंगे, कुछ मटर के पौधे बौने होंगे। तो लंबा होना और बौना होना ये ट्रेट हो गया, और हाइट जो हो गई कि कितनी हाइट है, लंबा है कि बौना है, वो कैरेक्टर हो गया। तो हाइट इज कैरेक्टर, और उसमें यानी लेंथ जो है वो कैरेक्टर हो गया, और टॉल और ड्वार्फ जो हो गया वो कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। ऐसे ही फ्लावर कलर, मटर के फूल का रंग जो है कैरेक्टर है, और पर्पल कलर होना, कुछ किताबों में उसको वायलेट, कुछ किताबों में उसको रेड लिखता है, बट पर्पल कलर होना एक ट्रेट है और वाइट कलर होना दूसरा ट्रेट है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी बुक जैसे पर्पल की जगह वायलेट लिखती है, ठीक है, तो पर्पल लिख लीजिए या वायलेट लिख लीजिए, ये आपको समझना है। तो हर कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल ने देखे गार्डन पी प्लांट में, और उन्होंने 7 कैरेक्टर की स्टडी की, और दो कंट्रास्टिंग ट्रेट में से वन ट्रेट इज डोमिनेंट, अनदर ट्रेट इज रिसेसिव। तो डोमिनेंट ट्रेट एक होता है उसमें से, और एक ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव होता है। रिसेसिव ट्रेट होता है जो ट्रेट अगले जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो ट्रेट अगले जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है उसको रिसेसिव कहा जाता है। डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। अभी पहले मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर और कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट को देखा था मटर के पौधे में, उसकी स्टडी की थी, वो उसका जिक्र हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ मेंशन कर लें, ये कैरेक्टर हो गया और ये ट्रेट हो गया, ये डोमिनेंट ट्रेट हम यहां लिख रहे हैं, और यहां रिसेसिव ट्रेट लिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को कंट्रास्टिंग ट्रेट कहा जाता है। तो वन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर लिए थे। तो पहला तो कैरेक्टर था हाइट या लेंथ ऑफ द प्लांट, तो ये ध्यान रखेंगे, स्टेम हाइट या प्लांट लेंथ। तो स्टेम की वजह से ही ना पौधा लंबा होता है, पत्ती की वजह से थोड़ी ना। पत्ती खूब लंबी है तो बोलते हैं प्लांट बहुत लंबा है। प्लांट लंबा अपने तने की वजह से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेम हाइट या प्लांट हाइट, ठीक। तो इसमें टॉल एक ट्रेट हो गया और ड्वार्फ या शॉर्ट दूसरा ट्रेट हो गया, ठीक। अमूमन जो मटर के पौधे की, लंबे पौधे की जो लंबाई होती है वो 1 से 2 मीटर होती है। तो जो प्लांट 1 से 2 मीटर लंबा होता है उसको टॉल बोलेंगे, और जनरली जो ड्वार्फ प्लांट होती है उसकी लंबाई 0.25 से 0.5 मीटर होती है, 1 मीटर से कम, तो वो ड्वार्फ प्लांट माना जाता है। ये रिलेटिव चीज है। तो मटर के पौधे में प्लांट की जो टॉल प्लांट होगा उसकी लंबाई यूजुअली इतनी होती है, ड्वार्फ प्लांट की लंबाई ये होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेम हो गया या प्लांट हाइट हो गया। उसके बाद फ्लावर पोजीशन हो गया, दूसरा फ्लावर पोजीशन हो गया। तो फ्लावर की पोजीशन या तो टिप पर होगी या तो पत्ती और तने के बीच में जो एक्सिल होता है उसमें होती है। तो एक्सिलरी और टर्मिनल, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लावर पोजीशन, एक्सिलरी और टर्मिनल।
इसमें देख रहे हैं कौन डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन रिसेसिव कैरेक्टर है, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। उसके बाद फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर कलर, फूल का रंग। तो फूल का रंग जो होता है वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वायलेट डोमिनेंट होगा और व्हाइट जो होगा वो रिसेसिव होगा। कुछ किताबों में पर्पल लिखा मिलता है, कुछ किताबों में रेड लिखा मिलता है। रेड और पर्पल मत याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है वायलेट, तो वो ध्यान रखिएगा। तो पर्पल और रेड मत लिखिएगा। हाँ, अगर वायलेट की जगह पर्पल अल्टरनेट में है तो वो मारिएगा, रेड व्हाइट और रेड दिया है तो रेड मारिएगा। वो तो अगर वायलेट नहीं दिया है तब तो इस पर आना ही पड़ेगा। उसके बाद ये डोमिनेंट हो गया रिसेसिव फ्लावर का, तो फ्लावर पोजीशन हो गया, फ्लावर कलर हो गया और प्लांट की हाइट हो गया। 3 कैरेक्टर और उनके हर कैरेक्टर के 1 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट आपने देख लिया। इसके बाद पॉड का शेप और पॉड का कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉड शेप एंड पॉड कलर। तो पॉड शेप और पॉड कलर, तो पॉड शेप और पॉड कलर। पॉड का शेप जो होता है, एक होता है इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है ऐसे चपटा, मटर की फली होती है, देखते हैं ऐसे चपटी होती है, ठीक, मटर की फली इस तरह से, और एक मटर की फली ऐसे होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, जगह जगह उसमें ऐसे से आपको नॉचेस मिलेंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये जगह जगह से इसमें कंस्ट्रिक्शन है और ये पूरा कहीं कॉन्स्ट्रिक्शन, कहीं वो धसा हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसको इन्फ्लेटेड बोलते हैं, इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो पॉड शेप में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, ये इन्फ्लेटेड हो गया। और इन्फ्लेटेड को ही फुल भी कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, इन्फ्लेटेड को भूलिएगा नहीं, फुल, इन्फ्लेटेड को फुल भी कहा जाता है। उसके बाद अब इसका कलर, फली का कलर ग्रीन और येलो। सीड कलर अलग होगा, ठीक है, और पॉड का कलर अलग होगा। मतलब पॉड में भी ग्रीन येलो होगा, सीड में भी ग्रीन येलो होगा, लेकिन पॉड में जो कलर होगा उसमें ग्रीन डोमिनेंट होगा, येलो रिसेसिव होगा। तो पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट होगा और येलो रिसेसिव होगा, ग्रीन और येलो रिसेसिव होगा, ये ध्यान रखना है। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5। अब 2 कैरेक्टर और मेंडल ने स्टडी किए थे, सीड शेप और सीड कलर। तो पहले सीड कलर कर लेते हैं ताकि पॉड कलर से कंपेयर कर लें। जो अंदर जो बीज है इसका कलर क्या होगा, तो याद रखो जो पॉड का कलर है उसमें ग्रीन और येलो, ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है, लेकिन जो सीड का कलर है उसमें येलो ग्रीन होता है, यानी येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रिसेसिव होता है, तो ध्यान रखिए। तो सीड कलर में येलो डोमिनेंट होगा, येलो कलर का सीड डोमिनेंट होगा, और बाकी ये ग्रीन जो होगा वो रिसेसिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने आपको बता दिया है सीड का कलर में, ठीक। उसी को कॉटलिडन कलर भी कुछ किताबें लिखी है, क्योंकि सीड में जो कलर आता है वो सीड कोड के वजह से आता है। अब पता नहीं क्यों कॉटलिडन कलर लिखा है, ठीक। तो आप सीधा सीधा बात करिए, सीड कलर की बात करिए, ठीक है। अब उसके बाद सीड शेप की बात करते हैं। जो सीड शेप होता है आपको मालूम है, राउंड सीड होगा, डोमिनेंट होगा, और ऐसे व्रिंकल सीड होगा। सीड में इस तरह से आपको सिकुड़न होगी, सिकुड़ा हुआ सीड होगा, जगह जगह से जगह पर पानी निकला हुआ उसमें से सीड सिकुड़ जाता है, तो उसको रिंकल्ड सीड कहते हैं, WRINKLD। तो रिंकल्ड सीड हो गया, तो राउंड डोमिनेंट हो गया और रिंकल्ड क्या हो गया, ये रिसेसिव ट्रेट हो गया। तो इस तरह से राउंड और रिंकल्ड एक ट्रेट हो गया, कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया ग्रीन येलो, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया टॉल डार्क, एक्सिलरी टर्मिनल, वायलेट व्हाइट, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन येलो, येलो ग्रीन, राउंड रिंकल। तो आपको मेंडल ने जो मटर के पौधे में 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे उसका लिस्ट है, और हर कैरेक्टर के जो कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी किए थे, देखा था, ऑब्जर्व किया था, उसका लिस्ट है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ जो आपको ध्यान रखना है कि जो मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स थे, ये मटर के पौधे में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 7 पेयर होते हैं। तो पी प्लांट में याद रखना है 2n = 14, यानी 7 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। तो क्रोमोसोम की संख्या मटर के पौधे में कितनी होती है, टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं, और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अगर पेयरिंग की करेंगे तो 7 पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अच्छा,
तो ये सातों कैरेक्टर के जीन्स, क्योंकि आपको मालूम है कैरेक्टर किसके वजह से निर्धारित होते हैं, जीन्स के वजह से निर्धारित होते हैं। तो जीन्स फॉर 7 कैरेक्टर्स वर लोकेटेड ओनली ऑन 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जीन्स फॉर 7 कैरेक्टर्स वर located only on 4 chromosomes, only on 4 chromosomes। मतलब मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी या 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की स्टडी की थी, उनके जीन्स या एलील्स, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलील। एलील रिस्पांसिबल होता है ट्रेट के लिए, जीन रिस्पांसिबल होता है कैरेक्टर के लिए। तो जो लंबाई का जीन होगा वो उसको 2 एलीलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसको एलील्स बोलेंगे। एक एलील टॉलनेस के लिए रिस्पांसिबल होगा, दूसरा एलील ड्वार्फनेस के लिए रिस्पांसिबल होगा। तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को ही क्या बोलते हैं, एलील। यानी एक जीन जब एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से प्लांट टॉल है, वही जीन जब दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से प्लांट ड्वार्फ है। तो ये जो 2 अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं जीन्स के, उन्हीं को एलील कहा जाता है। तो बेसिकली है दोनों एक ही चीज, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 कैरेक्टर्स वर लोकेटेड ओनली ऑन 4 क्रोमोसोम्स। अब ये जो 7 कैरेक्टर्स के जो जीन है, जैसे सीड कलर का जीन, सीड शेप का जीन, पॉड कलर का जीन, पॉड शेप का जीन, फ्लावर कलर का जीन, फ्लावर पोजीशन का जीन, स्टेम हाइट का जीन, ये मटर के पौधे में किस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि मान लीजिए मटर का ये एक सेल है, प्लांट की सेल है, इसमें ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, ये थर्ड क्रोमोसोम है, ये फोर्थ क्रोमोसोम है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये 7 है। और हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। तो मान लेते हैं हम 2 कॉपी बना लेते हैं हर क्रोमोसोम की। तो हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी बना लिए, तो इसी को लिख दिए 2n = 14 लिख दिए, 2n = 14 लिख दिए। और ये भी लिख दें, ये मान लीजिए फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, ये थर्ड क्रोमोसोम है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये 7th है। समझ में आया? तो इस तरह से मटर के पौधे में टोटल 7 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो किस क्रोमोसोम पर किस कैरेक्टर का जीन होता है। ठीक, तो यहां पर जो फर्स्ट क्रोमोसोम होता है उस पर 2 कैरेक्टर के जीन होते हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम पर 2 कैरेक्टर के जीन होते हैं। भाई इसी क्रोमोसोम की कॉपी है तो इस पर एक कैरेक्टर का जीन होगा और इस पर एक कैरेक्टर का जीन होगा। तो फ्लावर कलर का जीन आप लिख लेंगे फर्स्ट क्रोमोसोम पर होता है और सीड कलर का जीन होता है। तो फर्स्ट क्रोमोसोम पर फ्लावर कलर और सीड कलर। तो फ्लावर कलर का जीन भी फर्स्ट क्रोमोसोम पर है और सीड कलर का भी जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पर है। अब ये फर्स्ट क्रोमोसोम की 2 कॉपी है तो दोनों एलील सेम होंगे और दोनों एलील डिफरेंट होंगे, लेकिन जीन तो वही होगा फ्लावर कलर। एक वायलेट कलर वाला एलील इस पर होगा तो आप कह सकते हैं व्हाइट कलर वाला एलील दूसरे वाले क्रोमोसोम पर होगा, उसके दूसरे कॉपी पर होगा, या दोनों पर ही वायलेट कलर वाले एलील होंगे या दोनों पर ही व्हाइट कलर वाले एलील होंगे। मतलब जब भी आपको फ्लावर कलर का जीन ढूंढना होगा तो फर्स्ट क्रोमोसोम में जाना पड़ेगा। और फर्स्ट क्रोमोसोम की 2 कॉपी है तो उस फ्लावर कलर के जीन भी 2 मिलेंगे, एक इस क्रोमोसोम पर है इस क्रोमोसोम पर, और दोनों पर सेम एलीलिक फॉर्म होंगे, डिफरेंट एलीलिक फॉर्म होंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये एलील और जीन का जो कंसेप्ट है। मतलब फ्लावर कलर का जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पर, सीड कलर का जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पर, उसके बाद फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप और प्लांट हाइट का जीन जो होता है वो 4th क्रोमोसोम पर होता है। यानी 4th क्रोमोसोम पर आपको 3 कैरेक्टर के जीन मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 3 कैरेक्टर के जीन मिलते हैं 4th क्रोमोसोम पर, 3 कैरेक्टर के जीन मिलेंगे, ये आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो जो 3 कैरेक्टर के जीन मिलते हैं वो कौन कौन से 3 कैरेक्टर के जीन मिलते हैं, इसमें ये भी ध्यान रखना है कौन से 2 कैरेक्टर के जीन काफी अगल बगल होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज यहां ध्यान रखेंगे, फ्लावर पोजीशन का जीन, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये फ्लावर पोजीशन का जीन है, फ्लावर पोजीशन टर्मिनल या एक्सिलरी। ठीक, तो फ्लावर पोजीशन का जीन, तो फ्लावर पोजीशन का जीन जो है 4th क्रोमोसोम पर होता है ऊपर, और बाकी जो 2 जीन होते हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं 4th क्रोमोसोम पर।
वो कौन से दो जीन होते हैं जो फोर्थ क्रोमोसोम पर नजदीक होते हैं? वो पॉड शेप और प्लांट हाइट का जीन। तो पॉड शेप और प्लांट हाइट, पॉड शेप का जीन और प्लांट हाइट का जीन, प्लांट हाइट का जीन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मटर के पौधे में चौथे क्रोमोसोम पर, मटर के पौधे में चौथे क्रोमोसोम पर, मटर के पौधे में चौथे क्रोमोसोम पर कितने कैरेक्टर के जीन पाए जाते हैं जिसको मेंडल ने स्टडी किया था? तो कहोगे 3 कैरेक्टर के जीन। फ्लावर पोजीशन, ठीक, उसके बाद पॉड शेप, उसके बाद प्लांट हाइट। इसमें पॉड शेप और प्लांट हाइट के जीन अगल बगल है, मतलब ऊपर नीचे नजदीक है, और फ्लावर पोजीशन का जीन उससे दूर है। तो इन तीनों जीन में 2 जीन जो बहुत नजदीक है वो है पॉड शेप और प्लांट हाइट, ठीक है। तो आप मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, तो पॉड शेप, जो पॉड शेप है वो 4th क्रोमोसोम पर है, ठीक। जो प्लांट हाइट है यानी स्टेम हाइट है, इसका भी जीन 4th क्रोमोसोम पर है, ठीक। उसके बाद जो पॉड शेप है वो तो बता दिया 4th, प्लांट हाइट भी 4th, और फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन का भी जो जीन है वो 4th क्रोमोसोम पर है। तो आप देखेंगे 3 जीन, 3 कैरेक्टर के जीन, स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन और पॉड शेप, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुनिएगा, जो फ्लावर पोजीशन है वो भी 4th, और स्टेम जो वो भी, उसका भी जीन जो है वो 4th क्रोमोसोम पर है, पॉड शेप भी 4th क्रोमोसोम पर है, और प्लांट हाइट या स्टेम हाइट भी 4th क्रोमोसोम पर है, ठीक है। तो इसमें जो पॉड शेप और प्लांट हाइट का जो जीन है वो नजदीक नजदीक है, और फ्लावर पोजीशन वाला थोड़ा दूर है। यानी एक ही क्रोमोसोम पर, ध्यान से देखिए, एक ही क्रोमोसोम पर एक तरफ एक जीन है और नीचे की तरफ 2 जीन है नजदीक नजदीक। एक हो गया प्लांट हाइट, ये नीचे वाला मान लीजिए प्लांट हाइट है, इसके ऊपर वाला मान लीजिए पॉड शेप, इसको मान लेते हैं प्लांट, इसको मान लेते हैं फ्लावर पोजीशन। ये क्या है बेटा? फ्लावर पोजीशन, ठीक है। और जो फ्लावर कलर वाला जीन है वो तो पहले क्रोमोसोम पर है, और सीड कलर वाला भी पहले क्रोमोसोम पर है। तो सीड कलर का जीन भी पहले क्रोमोसोम पर है, फ्लावर कलर वाला भी जीन पहले क्रोमोसोम पर है। तो टोटल आपको 5 जीन की लोकेशन 2 क्रोमोसोम पर मिल गई, पहला और चौथा। अब इसके बाद फिर जो पॉड कलर है, ये जो पॉड कलर है ये 5वें क्रोमोसोम पर इसका जीन मिलता है, 5वें क्रोमोसोम पर। तो 5वें क्रोमोसोम पर आप एक जीन दिखा देंगे, दोनों क्रोमोसोम पर जीन होगा ना। तो ये जो जीन होगा 5वें क्रोमोसोम पर होगा, ये जीन होगा पॉड कलर का, पॉड कलर का जीन होगा, तो याद रखिए। तो पॉड कलर का जीन जो है वो 5वें क्रोमोसोम पर होता है। अब बस एक ही कैरेक्टर का जीन बाकी है, सीड शेप का, वो 7वें क्रोमोसोम पर होता है। तो 7वें क्रोमोसोम पर जो है वो सीड शेप का जीन होता है। तो 7वें क्रोमोसोम पर आप बना लेंगे सीड शेप का जीन, रिंकल है कि राउंड है। तो ये 7वें क्रोमोसोम पर इसका जीन पाया जाएगा। तो मेंडल ने जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट की स्टडी की थी, या 7 कैरेक्टर की स्टडी की थी, उसके जीन्स यानी जो 7 जीन्स हैं या 7 एलिलिक पेयर्स हैं, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पर जो पाए वो एलील होंगे ना, तो 7 जीन बोलिए या 7 एलिलिक पेयर बोलिए, वो 4 क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, पहला, चौथा, 5वां, 7वां। पहले पर 2 कैरेक्टर के जीन होंगे, चौथे पर 3 कैरेक्टर के जीन होंगे, 5वें पर 1 कैरेक्टर का जीन होगा, और 7वें पर भी 1 कैरेक्टर का जीन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सवाल आता है, इससे आ सकता है या क्रोमोसोम पर किस कैरेक्टर के जीन मौजूद है।